बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम हम कदम के साथ नासिर महमूद खान हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखते होंगे। नाज़रीन, हर हफ्ते हम आपके लिए ये प्रोग्राम लेके हाजिर होते हैं जिसमें कुछ इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अहम ख़बरों पर तबसरे और तज्ज़िये आपके लिए पेश किए जाते हैं ताकि उस मामले को, उस ख़बर को समझने में थोड़ी सी आसानी हो सके और ज़रा सी मुख्तलिफ़ ख़बरें मुख्तलिफ़ एंगल के साथ आपके सामने पेश की जाती हैं इस प्रोग्राम में। और आज के प्रोग्राम में जो हमारा मौजू है, 1999 में तकरीबन 19 ममालिक और एक यूरोपीय यूनियन, ये मिलके एक ग्रुप बनता है जिसे कहते हैं ग्रुप ऑफ 20, G20 के नाम से सभी जानते हैं इसको। इसके अभी गुज़श्ता हफ्ते इसका इजलास हुआ, सरबराही इजलास हुआ और उसमें दुनिया भर के जो इन रुकन ममालिक हैं इसके G20 के, उन्होंने इसमें शिरकत भी की। कुछ ने इस पे वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब किया और कुछ एजेंडाज थे जिन पे डिस्कशन हुई। माहौलियाती तब्दीली से मुताल्लिक बात हुई, जो एक टैक्सेशन रिफॉर्म्स था उसका तज़किरा इसमें रहा। फिर जो पायदार तरक्की है वो भी मामलात ज़ेरे बहस आए। लेकिन हासिल वसूल क्या हुआ, उस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे कि इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस पेंडेमिक के तनाजुर में देखा जाए तो वो क्या मानी रखती है और उसका जो बाद में एलामिया जारी हुआ या उसमें जो और भी डिस्कशंस हुई उससे दुनिया को क्या मैसेज मिल रहा है और दुनिया को मिल क्या रहा है। सिर्फ गुफ्तन नशिस्तन था या कुछ और मामला भी था। G20 के इस इजलास में चीन के सदर शी जिनपिंग ने भी बहुत एक अहम खिताब किया है। और जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने इस प्रोग्राम में आपको बताते रहते हैं कि चीन के सदर शी जिनपिंग जिस विजन को लेके दुनिया में जिसका प्रचार करते फिर रहे हैं वो है एक शेयर्ड फ्यूचर की बात की जा रही है। हम नसीब मुआशरे का तज़किरा रहता है और बाहमी जीत का एक कॉन्सेप्ट है जिसे लेके वो आगे चल रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के बहुत से ममालिक इस कॉन्सेप्ट को अब फॉलो करना शुरू हो गए हैं, इससे जुड़ते चले जा रहे हैं इस विजन के साथ। गुफ्तगू आज के प्रोग्राम में करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, मुहक्किक हैं, डॉक्टर शफकत मुनीर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से डॉक्टर साहब? शुक्र, आप बताइए। डॉक्टर साहब, बात मैं कर रहा हूँ G20 की। आगे चल के हम COP26 का भी जिक्र करेंगे जिसमें आप भी तशरीफ़ ले जा रहे हैं, तो कुछ उस पर भी तज़किरा करेंगे। पहले बात का आगाज़ जो मैं करना चाहूँगा आपसे वो ये कि जो G20 का जो इजलास हुआ है, बड़ा एक अहम इजलास इस हवाले से भी कि पेंडेमिक के तनाजुर में हम देखें तो कहा जा रहा था कि जिस पे नज़रें थीं सबकी। उससे कुछ अर्सा पहले G7 का भी इजलास हुआ। फिर उससे कुछ टाइम पहले 3 ममालिक मिलते हैं और वो माहौलियाती तब्दीली पे भी बात करते हैं। उसका भी एंड रिज़ल्ट कुछ ऐसा ख़ास नहीं था। G7 में भी कोई कॉन्क्रीट चीज़ सामने नहीं आई है। G20 का जो एलामिया है उसमें भी कॉन्ट्रडिक्शन हमें नज़र आता है, कौलो फ़िल में तज़ाद नज़र आता है। और चीन के सदर ने ये बात बड़े वाज़ेह अल्फाज में कही है कि सिर्फ पैसों से ही मामलात जो हैं वो हल नहीं होंगे। थोड़ा सा बताइए तफसील हमारे नाजरीन के लिए कि G20 का ये इजलास हुआ, क्या मिला इसमें और हुआ क्या इसमें, कोई मोटी मोटी चीज़ें अगर आप जी शुक्रिया नासिर साहब। पहले तो आपने जिन पहले इजलासों का जिक्र किया जिसमें G7 और 3 बड़े मुल्कों की कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद आगे बढ़ता है G20 इन सब मुल्कों का मजमूआ है बशमूल। इसमें सिर्फ एडिड ये है कि दुनिया की 20 बड़ी इकॉनमीज़ हैं जिसमें चंद इकॉनमीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ की भी हैं, जिसमें इंडोनेशिया है, अर्जेंटाइन है, साउथ अफ्रीका है और चीन भी है। तो ये वो मुल्क है। और इसके अलावा जो G7 के और जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया वो सब, और इसमें 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन एक एंटिटी के तौर पे है। अब अगर आप थोड़ा सा इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगाएं, आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि जो 2/3 पॉपुलेशन है वो इन मुल्कों में रहती है, G20 मुल्कों में। फिर अगर इनकी GDP का, दुनिया की GDP देखें, उसका 80% सिर्फ G20 से जुड़ा हुआ। इसी तरह अगर आलमी तजारत को देख लें, ग्लोबल ट्रेड, उसका 75% वो G20 से जुड़ा हुआ। अब इसकी अहमियत है। अब फिर जो ग्लोबल गवर्नेंस है उनमें इन ममालिक का बहुत बड़ा किरदार है, चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज हों या इसमें शामिल चंद डेवलपिंग कंट्रीज हों। तो इस हवाले से जब ये कॉन्फ्रेंस रोम में 2 दिन की ये कॉन्फ्रेंस हुई, 16वीं कॉन्फ्रेंस थी G20 मुल्कों की सरबराहों की सतह पे, तो उस वक्त ये तवक्को की जा रही थी क्योंकि ये 30 और 31 अक्टूबर को होती है और 31 अक्टूबर से ग्लासगो में COP26 शुरू हो रही है। तो तवक्को ये की जा रही थी कि कोई बहुत कंक्रीट रिडक्शन प्लान्स आएंगे। अगरचे मैं थोड़ा सा इसमें डिस्कशन करूंगा आगे जाके कि 3 पॉइंट्स पे G20 ने भी बात की,
लेकिन उन 3 पॉइंट्स पे सदर शी ने भी बात की। इनके पॉइंट्स एक इलामिया है, लफ्ज हैं जी, बस जिसको हम कहते हैं ना कि बस एक बातचीत कर दी गई। लेकिन सदर शी ने जो इसके वहाँ पे जो स्पीच की है उनमें इन तीनों मौजूआत पे, जिसमें आलमी मईशतों के हवाले से, कोविड से रिकवरी की बात की और फिर क्लाइमेट चेंज, इन तीनों पे सदर शी ने जो बात की वो कंक्रीट स्टेप्स वाइज उन्होंने अपना एजेंडा दिया कि अगर ये करें तो हासिल होगा। लेकिन अगर मैं इलामिया पढ़ा था, इलामिया में एक बात थोड़ी सी मुझे अच्छी लगी कि सदर शी जो पूरे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसों में 2-3 बातें जिसका आपने भी जिक्र किया कि शेयर्ड फ्यूचर की बात करते हैं, वो तो इसमें शामिल नहीं किया, लेकिन दो लफ्ज जरूर ऐड कर लिए हैं इलामिया में, जो G20 का इलामिया में देख रहा था। एक उसमें है इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ठीक है, जिसमें आगे सदर शी कहते हैं विन विन इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इन्होंने इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात की है, विच इज गुड। दूसरी जो अहम बात की इन्होंने, पहली दफा ये हुआ कि बहुत अरसे के गैप के बाद, पहले तो खैर G20 की शुरू के इजलास में आलमी सतह पे मल्टीलैटरिज्म की बात होती थी, बीच में जरा कुछ मुल्कों की अपनी जो सोलो फ्लाइट की वजह से मल्टीलैटरिज्म से थोड़ा फोकस हट ट्रम्पाइजेशन वाला, जी ट्रम्पाइजेशन। लेकिन अब यह है कि मेरा ख्याल है कि शायद सदर शी की जो स्पीच थी वो 30th को थी, इलामिया 31 को आता है अक्टूबर को, तो उसमें वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि मल्टीलैटरलिज्म पे फोकस होगा। और उसमें जो उन्होंने इलामिया में बात की कि जब हम कोविड की बात की तो उसमें उन्होंने कहा जी कि ये बहुत सीरियस इशू है और हमने देखना जो मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज हैं उनकी सपोर्ट के लिए हम सब ने मिल के काम करना है। और वैक्सीन के हवाले से उन्होंने कहा जी वैक्सीन जो है इसको हमें बड़ी क्वालिटी की वैक्सीन और इसकी सप्लाईज को देखना है कि किस तरह उन लोगों तक पहुंचती है जो इसकी ज़रूरत, जिनको बहुत ज़्यादा है। तो इसी तरह उन्होंने फिर क्लाइमेट चेंज के हवाले से कमिटमेंट का जो G20 का एलामिया है उसमें उन्होंने कहा कि जी जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल, इन्होंने कहा कि आइडियली हम कोशिश करेंगे कि पेरिस एग्रीमेंट 2015 को उस पर अमल दरामद करते हुए हम जो 2050 तक का टारगेट है उसमें 1.5 डिग्री से ज़्यादा ना बढ़ने दें, उस तक कंटेन रखें और कम से कम वहाँ तक, और मैक्सिमम 2 डिग्री का जो सिनेरियो है उस तक लेके जाएं। लेकिन ये कमिटमेंट के हवाले से जब बात की जाती है तो ये तो पेरिस एग्रीमेंट से ही बात चल रही है कि जी हम ये करेंगे। अब बात ये है कि जब हम पेरिस से ग्लासगो हैं, ग्लासगो में शुरू हो चुकी है कॉन्फ्रेंस, वहाँ पे तो कमिटमेंट्स देनी है आपने कि ये आप करेंगे कैसे। एग्जैक्टली आप ये देखें कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल की जब हम बात करते हैं तो ये 200 साल से ज़्यादा पहले की बात है, जब से इंडस्ट्रियल कंट्रीज ने तरक्की शुरू की, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उस वक्त जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो एक फिगर्स दी जाती हैं कि उस वक्त का दर्जा हरारत क्या था, उससे 1.5 डिग्री यानी अब तक बढ़ना चाहिए इन चंद सौ सालों में। अब इन चंद सौ सालों में हुआ क्या, दो इसमें चीज़ें सोचने की जो आगे मैं जाके बात करूंगा। सदर शी ने जिसको खास तौर पे खोल के बात की, इन्होंने तो उसको गोलमोल बात की ना कि हमें अपनी जिम्मेदारी भुगतानी है। यानी देखें शेयर्ड बट डिफरेंशियल ट्रीटमेंट की बात होती है कि आप बिल्कुल सब शेयर करें, लेकिन क्या जो रिडक्शन टारगेट्स हैं जो डेवलप कंट्रीज के हैं, जो सैकड़ों साल से तरक्की करते हुए अब तरक्की की सतह पे पहुंच गए हैं कि उन्होंने तो तरक्की के वो अहदाफ हासिल कर लिए हैं, लेकिन उनके पीछे जो ट्रेल करते हुए डेवलपिंग कंट्रीज आ रहे हैं, इंक्लूडिंग जिसमें सबसे बड़ा डेवलपिंग कंट्री चीन है इस वक्त है, बाकी ममालिक भी है, साउथ अफ्रीका है, ब्राज़ील है, ये जो आगे आ रहे हैं इनकी क्या सूरत हाल होगी। और फिर पाकिस्तान है, आप देखें ना पाकिस्तान ने तो अभी तरक्की कर रही है। अब आप भी देखें कि CPEC का पहला जो हिस्सा था उसमें अभी हमने पावर सेक्टर में बात हुई है और इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात है, लेकिन जो सेकंड फेज है उसके अंदर तो अभी हमने एग्रीकल्चर को डेवलप करना है, उसमें हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, इंडस्ट्रियल जोन बनने हैं, तो उससे तो कार्बन जनरेट होगी। अगर हमें अपनी जो टारगेट्स हैं उनको लिमिट करने के लिए हमें कहा जाएगा, यानी डेवलपिंग कंट्रीज को कहेगा और अपनी कमिटमेंट आप नहीं लेके आ रहे हैं, अपनी चंद कमिटमेंट्स थी उनकी, जिसका मैं समझता हूँ कि G20 के एलामिया में भी जिक्र होना चाहिए था। और अभी भी हम तवक्को करेंगे, हो सकता है कि शायद ये आगे, अब चूँकि क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस जो है ये 12 नवंबर तक ख़त्म होगी, उस वक्त तक हो सकता है कि ये अपनी कोई रिवाइज कमिटमेंट, सर कमिटमेंट का आप जिक्र कर रहे हैं, कमिटमेंट तो पेरिस एग्रीमेंट में मौजूद है, लेकिन उसमें ब्रेक पे मुझे जाना है, जब वापस आते हैं तो थोड़ा सा G20 में भी जो कुछ 1-2 और खदशात थे उस पर भी जिक्र करना चाहेंगे उसका भी। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। जी
جی ویلکم بیک. گفتگو ہم کر رہے ہیں کہ جو G20 کا اجلاس ہوا اس میں جو کمٹمنٹس کا تذکرہ ہو رہا ہے اور جو اعلامیہ آیا کچھ تھوڑے سے کانٹرڈکشن ہے. ڈاکٹر صاحب بڑے انہوں نے فصاحت کے ساتھ لیکن جامع انداز میں وہ ابھی تک ہمیں بتایا. ڈاکٹر صاحب یہ چیزیں بھی جو آپ کمٹمنٹ کی ہم بات کر رہے تھے اس میں کچھ ممالک جن میں کہ ہمارے بھی کچھ دوست ممالک ہیں جنہوں نے کہا جی تھوڑا ہاتھ ہولہ رکھو, مطلب نہیں اتنی کمٹمنٹس جو ہے نا وہ ذرا مشکل ہو جائیں گی اس ساری, خاص طور پہ کاربن فٹ پرنٹ جو ہے اس کو کیپ کرنا. تو بات وہی کہ سنجیدگی ابھی بھی اس سمٹ میں بھی نظر نہیں آئی ان ممالک کی طرف سے جو چند ایک ممالک ہیں. دیکھیں بنیادی طور پہ جب ہم کمٹمنٹ کی بات کی, جیسے میں نے ابھی بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی, میں نے یہ ذکر کیا کہ اس وقت دو طرح کے رسپانسبلٹیز ہیں. ایک تو وہ ہیں جو ڈیولپ کنٹریز ہیں جو سینکڑوں سال سے ترقی کرتے ہوئے پری انڈسٹریل لیول سے پوسٹ انڈسٹریل لیول اور اب یعنی آئی ٹی کے انقلاب کی طرف جو جا رہے ہیں, یہ سارے جو ملک ہیں یہ ترقی کا لیول اٹین کر رجے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی ذمہ داری زیادہ ہے کیونکہ وہ بڑے پولوٹر ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ان کی وجہ سے ابھی تک انوائرمنٹ میں جو حدت آ رہی ہے وہ ابھی تک 0.89% آلریڈی رائز کر چکا ہے, اور 1.5 میں کتنا رہ گیا اگر اس سطح سے جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب IPCC کی رپورٹ آئی تھی, رپورٹ 6, اس میں ہم نے یہ الارمنگ سچویشن دیکھی تھی کہ پچھلے 5 سال میں سب سے زیادہ حدت بڑھی ہے, اور پچھلے اگر اشروں کی بات کریں تو وہ تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں. 1000 سال میں اتنے ٹیمپریچر رائز نہیں کہ جتنے ان اشروں میں بڑھے ہیں. تو جب آپ نے یہ کر لیا, اب باقی یہ کہ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو ہم نے کلائمیٹ کو بھی پروٹیکٹ کرنا, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے, چاہے وہ ڈیولپنگ کنٹریز ہوں یا ڈیولپ کنٹریز ہوں, ہم نے اپنے انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے, ادروائز زندگی بہت مشکل ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ ترقی کا سفر جو ہے وہ بھی تو سب جاری رکھنا ہے. جتنے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں انکلوڈنگ چین ہے, پاکستان ہے, اور جو انہوں نے بھی تو ایک اٹین کرنا ہے لیول. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت کولڈ ویو کی وجہ سے بہت سارے یعنی انرجی ریکوائرمنٹ ہوگی, سردی کا موسم آئے گا, اس میں انرجی جنریشن کی ضرورت ہوگی, اس سے ظاہر ہے کاربن امیشن بڑھیں گی. یورپ میں بھی یہ صورت ہے, لیکن یورپ نے اپنے بہت سارے سسٹم کو ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑ کے کافی حد تک سیٹ کیا ہوا ہے. تو یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم توقع کر رہے تھے کہ کچھ کمٹمنٹس ہوں گی, لیکن وہ کمٹمنٹس ابھی تک نظر نہیں ہو سکتا ہے. ہم اچھے کی امید رکھنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ کلائمیٹ کانفرنس کے اینڈ پہ آئیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ذکر کرنا چاہوں گا, صدر شی نے کیٹاگورک اپنی جو سپیچ کی اس میں انہوں نے واضح طور پہ تینوں پوائنٹ پہ بات کی ہے. ایک تو پہلے ہم چھوٹے ایشو لے لیتے ہیں پھر ہم اس پہ آ جائیں گے کووڈ پہ. پہلا ایشو یہ کہ معیشتوں کے حوالے سے انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا جی کہ معیشتوں کی ترقی اور بحالی بہت ضروری ہے, لیکن عالمی جو اس وقت طاقتیں ہیں جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ اپنی معیشت کو آگے لے جا رہے ہیں اس طریقے سے آگے لے کے جائیں کہ اس سے ترقی پذیر ملکوں کی معیشتوں میں نیگیٹو اثر نہ پڑے. اور ترقی کے جو ثمرات ہیں وہ تمام ملکوں اور اقوام اور خطے کے لوگوں تک پہنچے, اور ترقی جو ہے وہ کسی ایک کے فائدے میں نہ ہو, ون ون ڈیولپمنٹ کی بات, باہمی جیت ہو اور ہم نصیب معاشرے کا جس کا آپ نے بھی ذکر کیا. تو یہ تو انہوں نے معیشتوں کے حوالے سے بات کی. انہوں نے کہا جی غربت کا خاتمہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے بعد یہ کہ معیشتوں کو ڈیولپ کرنا, روزگار کے موقع فراہم کرنا, ان سب چیزوں کو لنک کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے. اور جو عالمی طاقتیں G20 کے جو وہ ممالک ہیں جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کی ذمہ داری اس میں زیادہ بڑھتی ہے, باقی ملکوں کی ذمہ داری اس کے بعد آتی ہے. اس سے جڑی ہوئی بات جو صدر شی نے کی ہے وہ ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. انہوں نے بڑا واضح طور پہ, آپ کو پتا کہ جو چین اس وقت سب سے بڑا ترقی پذیر ملک ہے, لیکن جتنے ہی عالمی فورم ہے چاہے G20 ہے یا جہاں پہ بھی وہ یا اقوام متحدہ کے جتنے بھی ادارے ہیں وہاں پہ چین اپنے جو پیئر یعنی فیلو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کے کیس کو مضبوطی سے پیش کرتا ہے. یہاں پہ بھی انہوں نے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کہا جی کہ جو ٹارگٹ میٹ کرنے ہم نے یعنی پری انڈسٹریل لیول 1.5 سے نہیں بڑھنے دینا ٹیمپریچر, اس کے لیے تو ہمیں ریڈکشن کمٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کی پہلی ذمہ داری ڈیولپ کنٹریز پہ آتی ہے, دوسری ذمہ داری ڈیولپنگ کنٹریز, اور ڈیولپنگ کنٹریز پہ اتنی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ مثلا فرض کیا اگر 100 ٹن کاربن ریڈیوس کرنی ہے کلائمیٹ سے ڈیولپ کنٹریز نے, تو آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ترقی پذیر ملک بھی جو ہے نا اتنی اسی لیول کی کاربن ایمیشن کریں گے, وہ تو ابھی پروڈیوس کر رہے ہیں. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ چین نے جو اپنا پلان دیا ہے جس کی میں کمٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے ابھی دینی ہے ریوائز کمٹمنٹ چین نے اپنی دی ہے
कि 2025 से वो फेज आउट शुरू करेंगे, 2030 में वो कैप करेंगे और 2060 पे जाके न्यूट्रल जीरो पे चले जाएंगे। जीरो का मतलब ये नहीं है कि कार्बन जनरेट नहीं होगी, उसका मतलब ये होता है कि जितनी कार्बन जनरेट होगी उतनी वो फिजा से निकालने का बंदोबस्त करेंगे। उसके लिए अडेप्टेशन के मेजर्स हैं, मिटिगेशन, वो बहुत सारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के टेक्नोलॉजीज के इश्यूज हैं, उनको वो देखेंगे। तो ये उन्होंने कहा। अच्छा, इसके साथ उन्होंने कहा कि देखें अभी जो डेवलपिंग कंट्रीज की जिम्मेदारी क्यों नहीं होती, उन्होंने तरक्की करनी है। जैसे मैंने चीन की मिसाल, अब मैं पाकिस्तान की कमिटमेंट पे आ जाता हूँ थोड़ा सा यहाँ वाला, कि चीन क्यों हम सबकी तरफ से बात करता है। ये हमारा भी केस है, इट्स नॉट ओनली चीन्स चाइनाज केस, पाकिस्तान का केस आप देखें। पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज में हम पोल्यूटर भी नहीं है, लेकिन आपको पता है सबसे ज्यादा हम इफेक्ट हो रहे हैं। अब मैं आपको कुछ फिगर शेयर करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने जो अभी कॉप में जो अपनी कमिटमेंट्स दी हैं, यानी एनडीसीज कहते हैं, नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, कि हम कितनी कार्बन एमिशन कम करेंगे। पाकिस्तान ने टारगेट दिया है 2030 तक हम 50% रिड्यूस करेंगे, जिसमें 15% वॉलंटरी होंगी, यानी पाकिस्तान अपने सोर्सेज से, अपने जराए से या अपने एक्शंस के जरिए उसको कम करेगा। 35% वो है जो इंटरनेशनल एड अगर आएगी उस पर डिपेंडेंट है। अब मैं उसको रिक्वायरमेंट में आपको बताता हूँ पाकिस्तान को कितने पैसे चाहिए। अगर हम सिर्फ एनर्जी सेक्टर को ले लें, एनर्जी सेक्टर की अगर हम इसको ट्रांसफॉर्म करें टू क्लीन टेक्नोलॉजीज और यानी रिन्यूएबल एनर्जी में जाएं, तो हमें 101 अरब डॉलर चाहिए 2030 तक। अच्छा 10 साल और जोड़ लें, 2040 तक हमें 65 अरब और चाहिए। इसमें मैं वो बात नहीं कर रहा कि ना इसमें एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस होने वाली सिर्फ एनर्जी सेक्टर की, सिर्फ एनर्जी, इंडस्ट्री से जो प्रोड्यूस होंगी वो अलग है। फिर ट्रांसपोर्ट सेक्टर इटसेल्फ इतना बड़ा है। अगर ट्रांसपोर्ट सेक्टर को हम इस पे ट्रांसफॉर्म, यानी जैसे हमने कहा है कि 2030 हम 30% व्हीकल्स को इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के तौर पे ले आएंगे, बाकी जितने हमारे एनर्जी प्रोडक्शन के सोर्सेज हैं उसको रिन्यूएबल में लाएंगे, उसकी बहुत सारी कॉस्ट है। यानी कम से कम 15 अरब डॉलर पर साल हर साल चाहिए 2030 तक। तो ये कोई छोटी वो नहीं है। अब बात ये कि ये कमिटमेंट पाकिस्तान दे रहा है क्योंकि पाकिस्तान के पास एक सुनामी प्रोग्राम है। अगर दुनिया के ममालिक ये नहीं समझेंगे कि पाकिस्तान के सुनामी प्रोग्राम में भी बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हो रहे हैं, बिलियन ट्री सुनामी जो है, अगर उसके सादा सुनामी डरा देती है, हाँ, बिलियन ट्री सुनामी जो है, अगर उस पर खर्चा जो हो रहा है बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, वो अगर नहीं जाएगा तो पाकिस्तान अपने रिसोर्सेज से, क्योंकि पाकिस्तान की जो मौशी बेस है वो तो अपने लोगों को केटर करने की पोजीशन में इस वक्त मुश्किलात आ रही हैं। तो ये फिर वही बात है कि चीन के सदर ने जो बात की कि ये डेवलप्ड कंट्रीज की जिम्मेदारी है कि अपनी कमिटमेंट्स पूरी करें। कमिटमेंट ये थी कि हर साल 100 अरब डॉलर जी 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 वो कंट्रीब्यूट करेंगे क्लाइमेट फंड में। वो कमिटमेंट पूरी नहीं हो रही। अब पेरिस से ग्लासगो 7 साल होने वाले हैं, 7 सालों में अभी तक जो है ना वो 700 अरब होने चाहिए थे ना, वो 1 अरब से भी कम है। ठीक है, तो ये सारी चीजें 100 बिलियन से भी कम है वो। तो ये सारी वो कमिटमेंट्स हैं जिनको पूरा करने की जिम्मेदारी बनती है। तो आगे अगर थोड़ा सा, ये तो क्लाइमेट चेंज के हवाले से है, इसमें कोई शक नहीं कि कमिटमेंट मौजूद है, कमिटमेंट के साथ एक्शन भी जरूरी है। सर गला नाल नहीं रुतबे मिलते, मतलब एक्शन नहीं है एक्शन सर। जब तक हम क्लाइमेट एक्शन नहीं करेंगे तो क्लाइमेट चेंज की जो ये पॉलिसी है इनको कैसे आगे लेगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि उन्होंने ये रियलाइज तो किया G20 लीडरों ने कि ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमने मिलके करना है, लेकिन उसका लाया अमल क्या होगा वो अभी उनको देना है। वो देंगे कि किस तरह फेज आउट होंगे। अब देखें ना, कार्बन एमिशन जो है उनको फेज आउट करने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होनी है। इसके लिए अगरचे सदर शी ने कोविड के हवाले से कुछ प्रिंसिपल बताए हैं, लेकिन वो प्रिंसिपल उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनका भी मैं जिक्र करता हूँ। उनमें जैसे IP का है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वो जो है, और एक्सेस टेक्नोलॉजी तक, ये सारी चीजें वो हैं जिसको ताल्लुक इस टेक्नोलॉजी से भी है, एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। अगर आप उसको महंगी रखेंगे तो कैसे लोग अडेप्ट करेंगे, किस तरह ट्रांसफॉर्मेशन होगी, किस तरह एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म करेगा एज ए एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज। तो ये वो इश्यूज हैं। तीसरा जो मेजर इशू जिस पे सदर शी ने एक एक्शन की बात की है, उसमें उन्होंने कहा जी कि कोविड को, पहली बात तो ये समझना होगा कोविड कोई हतमी या आखिरी चीज नहीं है, इसके बाद भी नई वबाएं आ सकती हैं, नई शेप आ सकती है। उस तक जाने के लिए हमें क्या मैकेनिज्म बनाना। पहला तो उन्होंने कहा अपना जो उन्होंने एजेंडा पूरा उसका प्लान दिया है। प्लान में उन्होंने पहली बात तो उन्होंने ये की कि हमें ये देखना होगा
पूरी दुनिया को मिलकर, ख़ासतौर पे G20 लीडरों को उन्होंने कहा कि हम ये देखें कि कोविड के हवाले से जितनी रिसर्च है या जो डेवलपमेंट हो रही है वैक्सीन की, वो उसमें तमाम लोगों को शामिल किया जाए। ख़ास तौर पे उन्होंने लिखा कि डेवलपमेंट कंट्रीज शुड बी पार्ट ऑफ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन। सर इस पे हम तफसील से बात करते हैं ब्रेक से वापस जी, आते बिल्कुल, हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। साथ दीजिएगा और इसके बाद जब वापस आएंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपके लिए और भी बहुत सी मालूमात हैं, साथ दीजिएगा। जी वेलकम बैक। डॉक्टर साहब आप जिक्र कर रहे थे ब्रेक से पहले कि कोविड-19 जो है वो अभी ऐसा नहीं कि पूरी तरह से ख़त्म हो गया है और अभी भी वैक्सीन के इश्यूज़ हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहां अभी पूरी तरह से वैक्सीन एडमिनिस्टर की नहीं जा सकी क्योंकि उनको अभी उतनी डोजेज अभी नहीं मिली हैं। और उस पर भी हमें वही जो आप एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मुझसे तो वो बोला भी नहीं जाता, अपार्थाइड। हाँ, तो वो जो इम्तियाजी सलूक है ना, तो वो बड़ा मसला है। तो इस पे भी सदर शी ने जिक्र किया, थोड़ा सा मैं चाहूँगा इसके तफसील से आप बात करें। जी मैं वही बात कर रहा था कि सदर शी ने जो पूरा एक पैकेज प्लान बताया है, मैं तो इसलिए उस पर थोड़ा सा ज़्यादा समझता हूँ कि सदर शी ने शायद जो तरक्की पजीर मुल्क और हमारे जैसे भी लोग जो पब्लिक वैक्सीन की कैंपेनिंग करने वाले लोग हैं, जो रिसर्चर हैं, हमारी भी आवाज़ बने हैं। वो कैसे बने कि मैंने, आपको याद होगा वैक्सीन के हवाले से एक आर्टिकल पाकिस्तान के नेशनल इंग्लिश डेली में लिखा था, उसमें भी मैंने कुछ चीज़ें जो जिक्र किया था उस वक्त भी, तो ऑलमोस्ट उसको उन्होंने सदर शी ने बड़ा स्ट्रांगली, मतलब हमने, वो तो बड़े लीडर है ना, वो तो एंडोर्स तो नहीं, लेकिन उन्होंने हमारी आवाज़ को और आगे उसको महमेज किया है। समझ रहे ये लफ्ज़ शायद, ये उर्दू तो मैं आपसे सीखता हूँ। तो वो अब मैं ये अर्ज कर रहा था कि उन्होंने जहाँ रिसर्च और डेवलपमेंट की बात की वैक्सीन की, वहाँ उन्होंने एक और बात की कि इसकी जो रसाई है, एक्सेस टू वैक्सीन, वो सबके लिए होना चाहिए और ख़ास तौर पे तरक्की पजीर मुल्कों के लिए। उसके साथ उन्होंने कहा जी जब एक्सेस को यकीनी बनाना है तो उसके लिए गरीब मुल्कों को, तरक्की पजीर मुल्कों को माली वसाइल दिए जाएँ ताकि वो वैक्सीन ख़रीद सकें। उसी एक्सेस से जुड़ी हुई सदर शी के प्लान के मुताबिक जो उन्होंने G20 लीडर्स को कहा कि वो इस पर अमल करें, वो ये है कि आप एक तो जो खाम माल है उसकी क्रॉस बॉर्डर जो तरसील है उसको इजी बनाएं ताकि कोई भी मुल्क उसको लेके बनाना चाहे। फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात उन्होंने की। फिर उन्होंने कहा जो IPR हम लगा देते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, वो सबसे बड़ी जाती है कि आप एक चीज़ $4 में, $5 में अगर बन रही है, उसको आप $400 में या $40 में बेचेंगे और वेस्ट खेल लगा के, वो उस पर उन्होंने कहा कि आपको अपने मफादात में नहीं देखना चाहिए बल्कि इस वक्त दुनिया के मफाद में देखना चाहिए। तो ये जो एक्सेस के इशू, वैक्सीन के डेवलपमेंट के इशू, फिर वैक्सीन अपार्थाइड का भी जिक्र उन्होंने अपने अंदाज में किया। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की को बराबर समझा जाए, तमाम वैक्सीन को, ये नहीं कि किसी वैक्सीन को आप डिस्क्रिमिनेट करें। लेकिन मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा, अच्छी बात यह है इस वक्त कॉप में जो हज़ारों की तादाद में लोग आ रहे हैं अफ्रीका, एशिया और बाकी खित्तों से, यूरोप और अमेरिका के अलावा, वो सारे मोस्टली उनमें ऐसे लोग हैं जिनको चाइनीज़ वैक्सीन लगी है। लेकिन बरतानिया की हुकूमत और स्कॉटलैंड, उन्होंने अलाउ किया, उन्होंने कहा जी हम कॉप को इंक्लूसिव बनाना चाहते हैं, COP 26 जो हो रही ग्लासगो में, इसको हम इंक्लूसिव बनाना चाहते हैं, लिहाजा हम ये वैक्सीन भी एक्सेप्ट करेंगे। यानी मेरी भी एंट्री विद चाइनीज वैक्सीन हुई है, जो आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट इट। सर जर्मनी ने भी अब इवन अपने यहाँ बच्चों को ये लगाने के लिए भी अप्रूव कर दिया है, जो चाइनीज साइनोफार्म और साइनोवैक जो है, तो बहुत है। उसमें ये कि अब थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। जब कॉप में हजारों लोग आ रहे हैं पूरी दुनिया से, 100 से ज्यादा मुल्कों से लोग जब वहाँ आ रहे हैं, वो चाइनीज वैक्सीन के साथ हैं, तो इस अपार्थाइड को भी खत्म कर दें ताकि ये सारी चीजें डिस्क्रिमिनेटरी ना हो। असल में ये जो अब सदर शी ने जो ये बात कि ये जो प्लान दिया कोविड के हवाले से, ये बहुत सारी चीज़ें बहुत पहले हो जानी चाहिए, क्योंकि वैक्सीन या जो वबा है इसका सियासत से ताल्लुक नहीं होना चाहिए। अब आप ये देखें कि इस पे भी सियासत की गई, आपने देखा गई शुरू से सर। यहाँ पे अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब सदर शी ने भी इसका जिक्र किया अपने स्पीच में, लेकिन हम भी ये समझते हैं कि जब ग्लोबल हेल्थ इश्यूज होते हैं या ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस का इशू होगा, तो वहाँ पे कोई तो इदारा होगा ना जिसकी सुपरमेसी होनी चाहिए, जो पूरी दुनिया में काम करे। वो UN का इदारा WHO है। आपने देखा WHO को ख़राब करने की बात की गई, WHO के फंड रोके गए। फिर WHO की जो वायरस के माखज़ के हवाले से जो रिपोर्ट थी, जो एक साइंटिफिक और टेक्निकल रिपोर्ट थी,
आप उसको मानने के उस बजाय पे अड़े रहे आप आप उस और पे अड़े ठीक- रहे। ठीक। तो अब जो ना G20 के जितने ममालिक हैं उन्हें चाहिए कि वो इस हवाले आइंदा की वबाओं को भी देखने के हवाले से WHO को स्ट्रॉन्ग करें। WHO अगर स्ट्रांग होगा तो हेल्थ गवर्नेंस, ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस स्ट्रांग होगी। फिर इसके लिए इन्हें चाहिए तो ये था कि वहां पे ये एक बहुत बड़ा एक हेल्थ फंड बनाते जिसमें वो कंट्रीब्यूट करते। जैसे इन्होंने क्लाइमेट फंड बनाया उसको भी कंट्रीब्यूट नहीं किया, हेल्थ फंड नहीं बनाया। हेल्थ के हवाले से उन्होंने टारगेटेड एक फोर्स तो बना दी, एक टास्क फोर्स बना दी कि जी इसका ये टारगेट होगा कि ये कोविड को देखें, लेकिन ये है कि इससे आगे भी देखें, सिर्फ कोविड तक नहीं। और कोई भी टास्क फोर्स या कोई भी अगर बॉडी आप बनाते हैं, कोई स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, जब तक वो बैक्ड बाय ए सफिशिएंट बजट नहीं होगा, एडिक्वेट रिसोर्सेज नहीं होंगे, तो आप उसको आगे कैसे लेके जाएंगे। तो ये वो चीज़ें जो अब G20 कंट्रीज को करना चाहिए। और चीन ने अपना लाया, मेरे से चीन खुद भी चुके G20 का मेंबर है। चीन ने तो प्रूव किया, वो चाहे कोविड है चाहे वो माहौलियाती आलूगी, उन्होंने फिर बताया भी, सदर शी ने बताया कि 1.6 अरब 1 अरब 60 करोड़ डोजेस वो दे चुके हैं और इस साल के आगाज तक ये 2 अरब तक चली जाएंगी। उन्होंने अगर प्लान दिया तो साथ बताया भी कि वो कैसे एक्सेसिबल बना रहे हैं। तो इनको मतलब यूरोप को भी चाहिए कि वो खासतौर पे G20, नॉट ओनली यूरोप, G20 में जितने ममालिक हैं इंक्लूडिंग डेवलपिंग एंड डेवलप कंट्रीज, उनको चाहिए कि वो चूंकि दुनिया की सबसे बड़ी GDP रखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड उनके हाथ में है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन उनके पास है, तो वो क्यों डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं कि 1/3 पॉपुलेशन को, 2/3 वो हैं। जब अपने मुल्कों के लिए कर रहे हैं तो वो 1/3 के लिए भी करें, ताकि अभी पूरी दुनिया को महफूज बना सके। अभी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, दुनिया तो महफूज तब होगी ना, अभी फिर यूके में भी केसेस दोबारा से आना शुरू हो गए अच्छी खासी तादाद में, रशिया में जो है वो हजारों की तादाद में। तो अभी वबा खत्म नहीं हुई है और अब ये हाई टाइम है कि संजीदगी से इस पर गौर किया जाए। बहुत मुख्तसर सा मैं आपसे चाहूँगा कमेंट इस पे, क्योंकि वक्त कम रह गया है। अभी COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जिसको कहते हैं वो, उसका ये इजलास हो रहा है, शुरू हो गया है, 12 नवंबर तक ये जारी रहेगा। आप भी उसमें शिरकत के लिए जा रहे हैं। कुछ थोड़ा सा ये बताएं कि ये भी बस वही कि बाजी आप क्या यही बताएंगे या कुछ कंक्रीट इसमें भी कुछ होगा? देखिए मैं सादा सी बात बताता हूँ, इस कॉन्फ्रेंस से जो ग्लासगो में होने जा रहा है, मैं भी जा रहा हूँ, को हमें अभी बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता नहीं रखनी चाहिए। अच्छा। उसके 2-3 रीजन हैं। एक तो ये कि जब तक हमारे सामने वाजे तौर पे NDCs नहीं आती इन मुल्कों की, रिवाइज करें, पहले पेरिस एग्रीमेंट के तहत तो वो दी हुई, हमने पाकिस्तान में सर एक क्लेम मैं इनके तौर पे पूछना चाह रहा हूँ, जिन्होंने 2015 में जो कमिटमेंट्स दी थी और अभी वो पूरी नहीं हुई, को उनके ऊपर भी कोई जुर्माना हर्जाना होता है कि नहीं? वही मैं आगे वो आ रहा हूँ। उस दूसरा पॉइंट जो है, एक तो इससे देखना है, दूसरा पॉइंट ये देखना है कि जो क्लाइमेट का जो फंड बना था जिसमें $100 बिलियन आने थे हर साल, उसमें अब क्या कंट्रीब्यूशन और टेक्निकली वहां पे क्या एक्शन लिए जाते हैं कि उसको मैच करने के लिए क्या सूरत हाल हो। तीसरा ये कि जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ उसको 7 साल हो गए, अभी तक उसकी रूल बुक नहीं बनी है। अच्छा, यानी कोई जैसे हमारा कानून बनता है ना, कानून पे अमल दरामद किसी रूल्स कवायद के मुताबिक होता है। अब वहां पे आपने सब कुछ तय कर लिया पेरिस एग्रीमेंट में, लेकिन ग्लासगो में आप पहुंच गए, 7 साल हो गए आपको, और वहां पे अगर आप वो रूल बुक एग्री नहीं करते तो फिर कैसे होगा। दूसरी बात यह कि अगर आप ब्लेम गेम करते रहे, ब्लेम गेम इस वक्त ब्लेम गेम ये भी चल रही है रूस और चीन को, जिस तरह इन मुल्कों की तरफ से पहले कहा जाता रहा, तो इस तरह की अगर सूरत हाल रही तो अगर मजीद कमिटमेंट ना आई, अगर सिर्फ ये कहते रहे कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज अपनी कमिटमेंट बढ़ाएं, और इनकी तरफ से, इसमें कोई शक नहीं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भी बड़े पोल्यूटर्स हैं, खुद चीन भी इस चीज को एडमिट करता है कि वो वन ऑफ द बिगेस्ट पोल्यूटर, 25% सर वो तो अपना शेयर साथ वो अपने उसका उनका लायामल, भारत भी तो है ना सर, वो 13% से ज्यादा उनकी कमिटमेंट्स हैं, एमिशंस हैं। यूरोपियन यूनियन बसीद मजमूई 24% की उनकी एमिशंस हैं। अब ये कट करने की तरफ तो किसी ने आना है ना, तो बजाय इसके कि ये तवक्को करें कि 1/3 जो गरीब मालिक हैं जो इससे मुतासर हो रहे हैं वो सिर्फ अपनी कमिटमेंट्स को दें, इनको इधर आना पड़ेगा और ये तय करना होगा ग्लासगो उठने से पहले कि आगे हमने दुनिया को किधर लेके जाना। अगर और इसको रीजनेबली एडजस्टमेंट्स ना की गई तो फिर ये कॉन्फ्रेंस से शायद इतनी तवक्कुआत आगे वाबस्ता हम नहीं कर सकेंगे। तो ये तो हाजिर, लेकिन तवक्कुआत बहरहाल जब तक
एंड नहीं होगा उस वक्त तक तो हम पूरी जब उम्मीद तक रहेंगे, सांस तब तक आस वाली पूरी उम्मीद बात तो है। रहेंगे ठीक कि है, हो सकता है कि आखिरी लामिये में हो सकता है कि कोई बहुत अच्छी चीजें हो जाए, और अच्छे की उम्मीद जरूर है, रखनी चाहिए। लेकिन कोई बहुत सारी अभी ये ना समझे कि कोई यू टर्न को बहुत बड़ा आ जाएगा Okay. या कोई बहुत बड़ी तब्दीली एकदम ग्लासगो से निकल आएगी। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त और तशरीफ आवरी का। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और गुजारिश सिर्फ इतनी है कि हमने अभी वबा भुगती है और अभी भी भुगत रहे हैं जो कोविड-19 की वबा थी, और इसने दुनिया को ये दिखा दिया और बता दिया कि ये किसी में फ़र्क नहीं करती है, ना किसी सरहद को देखती है, ना ही किसी रंग नस्ल, ना ही ये कि कौन कितना अमीर है, कौन कितनी मिलिट्री माइट है और क्या है। इसने सबको मुतासिर किया है। तो इसी तरह से ये मौसमियाती तब्दीली, माहौलियाती तब्दीली जो है, ये भी सबको इसी तरह से बिला शिरकत गैर जो है ना वो मुतासिर करेगी। अगर हम चाहते हैं कि ये कुर्राए अर्ज़ हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक अच्छा और सेहत अफजा माहौल के साथ इसी तरह से रहे, तो ही आज से ही कुछ ना कुछ संजीदगी हमें दिखानी पड़ेगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।